Welcome everyone. Last session we covered a poem Dust of Snow, right? हमने last session में Dust of Snow poetry cover की थी and now in the last session only I told you कि हमारी जो next poem होगी Fire and Ice वो भी chapter 1 का ही part है जो कि था A Letter to God. So Fire and Ice, Dust of Snow दोनों ही Robert Frost ने compose की थी. Okay? So even this poetry Fire and Ice is composed by रॉबर्ट फ्रॉस्ट. सो रॉबर्ट फ्रॉस्ट के बारे में हम पहले ही पढ़ चुके हैं दैट ही वाज एन अमेरिकन पोएट एंड ही हैड कंपोज्ड मेनी पोएट्रीज, राइट? फॉर एग्जांपल द रोड नॉट टेकन, ट्री एट द विंडो. सो देयर आर सो मेनी पोएट्रीज कंपोज्ड बाय हिम. Two of the poetries we are reading which are prescribed in our syllabus, and what are those? They are Fire and Ice and Dust of Snow जो हमने पहले सेशन में कवर की थी. ओके, सो जस्ट लाइक डस्ट ऑफ स्नो, फायर एंड आइस भी एक सिंबॉलिक पोएट्री है, राइट? ओके, सो जैसे हमने डस्ट ऑफ स्नो पढ़ी थी उसी तरह से पहले वी आर गोइंग टू रीड द पोएट्री, ओके, along with the explanation. Some say the world will end in fire, some say in ice. यहाँ पे the poet is talking about the scientific predictions, okay? Everyone believe that कि एक दिन world जो है वो end होगा, जैसे हम प्रलय बोलते हैं कि प्रलय आएगी, कयामत आएगी और पूरी दुनिया जो है वो खत्म हो जाएगी, right? Similarly, here the poet is discussing about two such predictions. पहला क्या है कि फायर की वजह से, और फायर क्या यानी कि the temperature of the earth is going to rise. कोई कहता है कि सन जो है वो अर्थ के इतना क्लोज आ जाएगा कि हमारे अर्थ का टेम्परेचर राइज हो जाएगा एंड हेंस इट वुड एंड इन फायर. ओके, so some say the world will end in fire. That means some people say, some people believe. Some say in ice and some people believe that the world is going to end in ice. How? कि glaciers जो है they are वो और भी ज़्यादा frozen होना शुरू हो जाएगा. जितना भी temperature है वो it is going to decrease. इतना decrease हो जाएगा कि everything will freeze. ठीक है? And उस वो जो सब कुछ freeze हो जाएगा, सब कुछ जम जाएगा, उस वजह से human life जो है it won't be possible for it to survive on the earth. Right? So here in this stanza, in these two lines, the poet is discussing, जो poet हैं वो ऐसे ही दो predictions के बारे में discuss कर रहे हैं. वो दोनों ही predictions क्या है? Scientific है. Now यहाँ पे जो following lines है वहाँ पे poet ने अपने opinion रखे हैं. poet ने वहाँ पे symbolize किया है उसको और symbols use करके कैसे उन्होंने अपने way में poet को present किया है. From what I have tasted of desire, I hold with those who favor fire. So poet कह रहे हैं from what I have tasted of desire. Tasted का मतलब क्या है यहाँ पे? Tasted का मतलब ये नहीं कि उन्होंने taste किया. यहाँ पे tasted का मतलब what he has observed. ठीक है, उन्होंने क्या observe किया है यहाँ पे? What he has observed or what he has analyzed of desire. Desire यानी कि यहाँ लोगों में जितना desire बढ़ रहा है, greed बढ़ रहा है, lust बढ़ रहा है, वो जो पोएट ने सब में ऑब्जर्व किया है उसको देख के ऐसा लगता है आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर. होल्ड विद दोज यानी कि सपोर्ट. पोएट जो है उनके ओपिनियंस को सपोर्ट कर रहे हैं जो ये कहते हैं कि जो पूरा वर्ल्ड है वो फायर में एंड होगा. यानी कि साइंटिफिकली फायर में कैसे एंड होगा कि पूरा जो टेम्परेचर है अर्थ का वो बहुत ज्यादा राइज हो जाएगा जो हम लोग बेयर नहीं कर पाएंगे. लेकिन यहाँ पे जो पोएट है उसने फायर को किसका सिंबलाइज किस सिंबल में किया, किस रिस्पेक्ट में यूज किया है. यहाँ पे फायर को उन्होंने यहाँ पे फायर को उन्होंने जिस रिस्पेक्ट में यूज किया है और जो एलिमेंट्स वो कह रहे हैं कि वो इंडिकेट करते हैं वो है ग्रीड, लस्ट, डिजायर. ओके, मीन्स people are so desperate and इतना desperate है कि पहले they want कि ठीक है कुछ थोड़ा सा satisfactory चीजें मिल जाए, that is enough for us. But now people are not contented with what they have. उनके पास जितना है वो उससे satisfy नहीं हो पाते. उन्हें अपनी greed को satisfy करने के लिए और चाहिए, फिर उससे भी नहीं हो पाता, फिर उनको और चाहिए. That means that greed never stops. वो greed कभी लालच खत्म ही नहीं होता है. Second चीज क्या होती है? Envy, एक दूसरे के लिए jealousy. जो feeling of jealousy है कि इसके पास इतना कैसे पहुंच गया, मेरे पास क्यों नहीं है, वो इंसान या
मेरा फ्रेंड या मेरा कुलीग या मेरा नेबर, मेरा रिलेटिव इतना प्रोग्रेस कैसे कर रहा है, मैं क्यों नहीं कर पा रहा। सो ये जो फीलिंग है इंसान की, चाहे वो डिजायर्स को लेकर हो, चाहे वो एक दूसरे की प्रोग्रेस को देख करके एनवी हो, ये जो चीजें हैं पोएट कहते हैं ये सारे जो हैं वो फायर से कंपेयर की जा सकती हैं, बिकॉज वो इंसान के अंदर ये जो जब ये इमोशंस इंक्रीज हो जाते हैं तो क्या होता है, हेट्रेड इंक्रीज हो जाती है एक दूसरे के लिए, तो वो इनफ है कि वर्ल्ड एंड हो जाए। ठीक है, दैट हेट्रेड इज इनफ टू एंड द वर्ल्ड इन फायर। सो फायर के लिए उन्होंने ये सारे जो इमोशंस हैं उनको कंपेयर किया है, ये जो एक ह्यूमन एट्रीब्यूट्स होते हैं उनसे कंपेयर किया है कि फायर जो है एक्चुअली ये एट्रीब्यूट्स रिप्रेजेंट करता है। तो साइंटिफिकली इफ इट इज गोइंग टू एंड इन फायर तो वो कह सकते हैं कि राइज ऑफ टेम्परेचर। बट इन द ओपिनियन ऑफ पोएट क्या चीजें काफी हैं वर्ल्ड को खत्म करने के लिए? ग्रीड, लस्ट, डिजायर, हेट्रेड, दीज एट्रीब्यूट्स आर इनफ टू एंड द वर्ल्ड इन फायर। यानी कि इतना ज्यादा एक दूसरे के लिए एनवी क्रिएट हो जाएगी, एनमिटी क्रिएट हो जाएगी कि लोग आपस में ही खत्म हो जाएंगे ये सारी इमोशन, ये सारे फीलिंग्स की वजह से। Okay, so in the first stanza the poet is saying the world will end in fire. ठीक है, वो खुद भी यही कह रहे हैं that some people say the world will end in fire and also he is supporting those, वो उन लोगों के ओपिनियन को सपोर्ट करते हैं जो कहते हैं कि वर्ल्ड जो है वो फायर की वजह से एंड होगा। ठीक है, सो दिस इज द फर्स्ट स्टांजा दैट ही टॉक्स अबाउट फायर एंड हाउ द वर्ल्ड इज गोइंग टू एंड ड्यू टू फायर और एक्सेस ऑफ टेम्परेचर, और वी कैन से द इमोशंस, द रैपिड इंक्रीज इन दीज इमोशंस लाइक ग्रीड, लस्ट, desire, hatred, enmity towards each other, or we can say envy, the feeling of envy towards each other's progress. ये सारी चीजें are enough to end the world in fire. But if it had to perish twice, what do we mean by perish? Perish का मतलब भी होता है to end. ठीक है, लेकिन poet यहाँ कहते हैं if it had, what is it here? It is earth. ठीक है, if the earth or the world had to perish twice, यानी कि पहले बार तो वो किसको सपोर्ट कर रहे हैं? फायर की। अगर भाई वर्ल्ड एक बार में खत्म होना है, अगर आनी है प्रलय एक बार में, तो वो फायर की वजह से जो है वर्ल्ड पूरा पेरिश होगा या एंड होगा, और ये जो है ये रीजंस बनेंगे उसके। ठीक है, बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, यहाँ पे पोएट कहते हैं लेकिन अगर वर्ल्ड दोबारा एंड होके दोबारा बनता है और फिर उसको अगर एंड होना होगा, अगर 2 बार वर्ल्ड को एंड होना होगा, तो फिर क्या रीजन बनेगा उसका? उसका रीजन बनेगा आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज ऑल्सो ग्रेट एंड वुड सफाइस। मीन्स ही इज सेइंग दैट यहां पे जो है अगर दोबारा वर्ल्ड को एंड होना हुआ तो जो लोगों के अंदर एक दूसरे के लिए हेट्रेड है, यानी कि द इमोशंस हैव ग्रोन कोल्ड, सब लोगों के फ्रीज हो चुके हैं एक दूसरे के लिए, इमोशंस, लव, वो सब खत्म होता जा रहा है, और उन सब की जगह किसने ले ली है? हेट्रेड ने ले ली है। ठीक है, पीपल हैव दे हैव स्टार्टेड हेटिंग ईच अदर फॉर नो रीजंस, सो बहुत सारा गैप आ गया है सबके बीच में, तो इमोशंस हैव ग्रोन कोल्ड। ग्रोन कोल्ड का मतलब है इमोशंस खत्म हो चुके हैं। ओके, सो ग्रोन इमोशंस हैव ग्रोन कोल्ड का मतलब है कोई चीज कोल्ड हो जाना, यानी कि उस चीज का जो है वो एग्जिस्टेंस खत्म हो जाना। सो दे हियर द पोएट इज सेइंग कि अगर वर्ल्ड को दोबारा एंड होना हुआ तो आइस इज सफिशिएंट, यानी कि साइंटिफिकली आइस कैसे सफिशिएंट है कि जो वर्ल्ड का जो अर्थ का टेम्परेचर है वो बहुत ज्यादा डिक्लाइन हो जाएगा, बहुत ज्यादा फॉल हो जाएगा, उस वजह से सब चीजें जो है वो फ्रोजन हो जाएंगी। ठीक है, लेकिन पोएट की ओपिनियन के अंदर पोएट ये कहते हैं, वो क्या इंडिकेट कर रहे हैं, उन्होंने क्या सिंबल, आइस को किस सिंबल के वे में यूज किया है? उन्होंने आइस को सिंबलाइज किया है हेट्रेड। ओके, हेट्रेड एंड कोल्ड इमोशंस। कोल्ड इमोशंस को आप और क्या कह सकते हो? कोल्ड, it can be known as dead emotions, means no emotions at all, कोई लव नहीं है, कोई अफेक्शन नहीं, कोई केयर नहीं है, no respect for each other, only hatred. So वो hatred जो है उसकी वजह से सबके इमोशंस जम चुके हैं, सबके इमोशंस फ्रीज हो चुके हैं, सबके इमोशंस एंड हो चुके हैं. So the poet is saying, he is trying to say that
दिस हेट्रेड इज इनफ टू एंड द वर्ल्ड. ठीक है, ये नफरत ही काफी है. यू कैन सी इन द करंट सिनारियो ऑल्सो, इफ यू आर गोइंग टू सी, एवरी सेकेंड डे हमें सुनने को मिलता है इस कंट्री ने उस कंट्री के अगेंस्ट वॉर अनाउंस कर दिया है. मीन्स फॉर वॉट? Why are people fighting with each other? For no reasons. Means humankind is getting, it is depleting for no reason. They are only showing they just want to show how superior they are to each other, and only that feeling, only that thought is not letting them to come closer to each other. वो एक दूसरे के क्लोज क्यों नहीं आ पा रहे हैं? बिकॉज हर कोई ये बताना चाहता है कि आई एम सुपीरियर टू यू, मैं तुमसे सुपीरियर हूं, मैं तुमसे अलग हूं, मैं तुमसे जो है आई एम सीनियर टू यू इन ऑल रिस्पेक्ट. और वही एक फीलिंग जो है वो लोगों को एक दूसरे के करीब नहीं आने दे रही है. उसी फीलिंग की वजह से जो इमोशंस हैं, जो फीलिंग्स हैं, वो सारी क्या होती जा रही है? रिजिड होती जा रही हैं, रफ होती जा रही हैं, एंड दे आर एंडिंग. ठीक है, सो दे आर सेइंग फॉर डिस्ट्रक्शन. किस डिस्ट्रक्शन की बात हो रही है यहाँ पे? डिस्ट्रक्शन ऑफ द अर्थ. इज ऑल्सो ग्रेट एंड वुड सफाइस. सफाइस मीन्स सफिशिएंट. ओके, suffice means sufficient. So the poet is saying that ice is sufficient to end the world. Okay, so ice as we have discussed कि यहाँ पे किस सिंबल को यूज किया है? आइस को यूज किया है. क्या इंडिकेट करने के लिए? लोगों की जो हेट्रेड है एक दूसरे के लिए वो रिप्रेजेंट करने के लिए, और उनके जो इमोशंस कोल्ड हो गए हैं, डेड हो गए हैं एक दूसरे को लेकर के, वो सिंबलाइज करने के लिए, वो इंडिकेट करने के लिए द पोएट हैज यूज्ड दिस सिंबल ऑफ ice, right? So you can see in both the paragraphs, first the poet is saying that he is holding with those, he is supporting the opinion of those people who say the world is going to end in fire. वो उनका सपोर्ट करते हैं जो कहते हैं कि वर्ल्ड एंड होगी, किसमें होगी? फायर में होगी. So these are the predictions. ठीक है, and in दो scientific predictions को पोएट ने बहुत ही वाइजली सिंबॉलिक वे में अपनी इस पोएम के अंदर represent किया है. ठीक है, so first in the first stanza we can see the greed, lust and desire, it is going to grow so much in people that the world is going to end in fire. लोग ऐसे ही जल जल के एक दूसरे से मर जाएंगे. सेकेंड पैराग्राफ में कह रहे हैं कि अगर वर्ल्ड को दूसरी बार एंड होना हुआ, दूसरी बार अगर वर्ल्ड पेरिश होगा, एंड होगा, तो आइस जो है वो सफिशिएंट है. आइस साइंटिफिक वे में कैसे सफिशिएंट है कि टेम्परेचर बहुत ज्यादा डिक्लाइन हो जाएगा, टेम्परेचर बहुत ज्यादा कम हो जाएगा, जिस वजह से सारी चीजें जो है वो फ्रीज हो जाएंगी. ठीक है, लेकिन यहाँ पे आइस को सिंबल बनाया है पोएट ने, और उन्होंने बताया है कि उनके लिए जो आइस है वो क्या है? हेट्रेड है और डेड इमोशंस है. ठीक है, so he say ice is also sufficient to end this world. All right, so this is the explanation of the poem. I hope it is understood to you all. Now let us see the rhyming scheme of the poem. All right, it's a little complicated. So you see fire, ice, desire and fire. See, fire is, what is fire? So because it is a different symbol, of course we are starting from it, so we can say it is, we can mark it as A because it is a different sound. Fire, right? Ice, is it rhyming with fire? No, so we are going to mark it with B. ठीक है, इसको हम B मार्क करेंगे because ये अलग साउंड है और ये अलग साउंड है. फायर, आइस, डिफरेंट साउंड्स. डिजायर किससे राइम कर रहा है? फायर से. सो अगेन A. जो सेम साउंड्स होते हैं ना, जो सेम राइमिंग वर्ड्स होते हैं, उनको हम एक ही अल्फाबेट से, सेम अल्फाबेट से मार्क करते हैं, एंड दिस इज हाउ वी कैन recognize the rhyming scheme of a poem. ठीक है, सो A because इन दोनों के साउंड सिमिलर है, इसका अलग था इसलिए हमने इसको B मार्क किया. अगेन फायर आ गया, फायर, डिजायर, फायर सेम है. ठीक है भाई, यहाँ पे आ गया A हमारे पास. ठीक है, फाइन, ये तो हो गया फर्स्ट स्टांजा की. सेकंड स्टांजा में आते हैं ट्वाइस. क्या ये किसी से भी इसमें से कर रहा है राइमिंग? नो, नहीं कर रहा, तो इसका डिफरेंट अल्फाबेट हो जाएगा. ए हमने यूज कर लिया, बी हमने यूज कर लिया, तो अगला अल्फाबेट क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा. ठीक है, देन हेट. हेट भी यहाँ पे कोई भी वर्ड जो है अभी तक इसमें राइमिंग नहीं आया है हेट के लिए, तो एंड सी हम यूज कर चुके हैं, तो ये डिफरेंट हो जाएगा, इट विल बी डी. ठीक है, आइस किसको कर रहा है राइम? ट्वाइस को कर रहा है, तो इट इज अगेन गोइंग टू बी सी, क्योंकि सेम साउंड है दोनों का. ग्रेट किसके कर रहा है? हेट को. हेट क्या है? डी मार्क किया हमने, ये भी डी हो जाएगा. सफाइस,
किसको कर रहा है राइम? आइस को कर रहा है, ट्वाइस को कर रहा है, यहाँ पे भी सी, यहाँ पे भी सी, सो सिमिलरली यहाँ पे भी हम क्या मार्क कर देंगे? सी मार्क कर देंगे. सो दिस इज द राइमिंग स्कीम. लेट अस राइट इट कलेक्टिवली. राइमिंग स्कीम क्या होगी इसकी? राइमिंग स्कीम ए बी ए ए सी डी सी डी सी. ठीक है? सो दिस इज द राइमिंग स्कीम ऑफ दिस पोएट्री. ऑलराइट, आई होप द एक्सप्लेनेशन वाज क्लियर टू यू. नेक्स्ट अब आती है समरी ऑफ द पोएम. ओके, दो हमने बहुत सारी चीजें एक्सप्लेनेशन में ही कवर कर ली थी, बट फिर भी एक अच्छे से रिविजन के लिए, पोएट्री के अच्छे से एक्सप्लेनेशन के लिए हम लोग ये समरी एक बार पढ़ेंगे. ठीक है? Fire and Ice is a short poem penned by the famous American poet Robert Frost. Now see, अगर if you have seen the last poetry, मैंने वहां पे word use किया था composed, ठीक है? और यहाँ I have used penned because mostly बच्चे लिख देते हैं written by, so no. जब हम poetry की बात करेंगे तो हम either we are going to use composed or penned. So इस हैबिट में आ जाइए, गेट इनटू दिस हैबिट ऑफ यूजिंग डिफरेंट वर्ड्स. ठीक है? Try to use synonyms for a word. So Fire and Ice is a short poem penned by, means composed by, the famous American poet Robert Frost. This we have already discussed. It is a symbolic poem, as I said, in which the poet talks about the predictions of how the world would end. ठीक है? यहाँ पे predictions की बात की गई है कि कैसे world जो है वो खत्म होगा, end होगा, perish होगा. Initially, he talks about the scientific assumptions that how the earth would perish due to excess rise in temperature of the sun, resulting in fire. Starting paragraph में उन्होंने किसकी बात की है कि किस तरह से rise in temperature की वजह से the world is going to end. The poet encourages this prediction as he compares fire with desire and lust, which can be seen growing in people by every passing day. हम देख सकते हैं किस तरह से greed और lust जैसी जो factors हैं वो लोगों में बढ़ते जा रहे हैं by every passing day. Okay? हर दिन हम देखते हैं कि वो चीज जो है वो एक constant speed से बढ़ती जा रही है. It is not getting controlled. In the second stanza, the poet expresses his thoughts that if the earth had to end twice, then he would favor those who says that the world would end due to excess of fall in the temperature. Means वो कहते हैं in the second paragraph as we read that if the world is going to end twice, अगर वो दूसरी बार end होगा तो ice is sufficient to end it. ठीक है? यानी कि जो fall होगा temperature के अंदर वही sufficient है उस earth को perish करने के लिए. Everything would be frozen. सब कुछ जम जाएगा. कैसे? जैसे हमारे इमोशंस जो हैं एक दूसरे के लिए जम गए हैं, डेड हो चुके हैं. The poet further says that the way love and emotions have grown cold in the hearts of people for each other, it shows everything would be frozen and hence would end. जिस तरह से हमारे इमोशंस एक दूसरे के लिए डेड हो चुके हैं, उस तरह से अर्थ भी पूरी तरह से फ्रीज हो जाएगी और वही अर्थ को पेरिश कर देगी. So the poet believes that the way hatred, desire, lust, envy are growing speedily among humankind, the day is not far that the earth could be perished in any of the two ways, either fire or ice. Means जिस तरह से ये negative elements human beings के अंदर constantly बढ़ रहे हैं, be it in the form of anger, rage, hatred, revenge, lust, greed, avarice, so it could be any of these elements. अगर ये बढ़ते रहेंगे इसी स्पीड से, so वो दिन दूर नहीं है कि अर्थ इन दोनों में से किसी भी एलिमेंट की वजह से एंड हो सकता है, चाहे वो फायर हो या फिर वो आइस हो. ठीक है? जो ग्रोइंग हमारे अंदर ये जो चाहे किसी भी फॉर्म के अंदर ये नेगेटिव एलिमेंट्स जब हमारे अंदर ऐड हो जाते हैं, सो व्हाट हैपेंस, ये हमें धीरे धीरे अंदर से डिप्लीट करते रहते हैं. ठीक है? अंदर से खोखला करते रहते हैं, हमारे इमोशंस खत्म कर देते हैं, हमारी फीलिंग्स को खत्म कर देते हैं. एंड हेंस वो चीज किस चीज में एंड होती है? रिवेंज में एंड होती है, हेट्रेड में एंड होती है. और इसी तरह से द वर्ल्ड इज गोइंग टू एंड ईदर इन फायर और इन आइस. दोनों में से कोई भी फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं. ठीक है?
So we read कि how the poet has used these two elements of nature इन अ सिंबॉलिक वे, ये बताने के लिए कि वर्ल्ड किस तरह से एंड हो रहा है. ठीक है, बहुत ही ब्यूटीफुली उन्होंने क्या डिपिक्ट किया है कि वर्ल्ड एक साइंटिफिक जो प्रिडिक्शंस थे उसको उन्होंने अपना एक ही गेव हिज ओन फ्रेम टू दैट एंड बहुत ही ब्यूटीफुली उस चीज को उन्होंने एक्सप्लेन किया है इस पोएट्री के अंदर, और बहुत ही ज्यादा एक अच्छा मैसेज दिया है ह्यूमन काइंड के लिए कि कैसे वो अपने इमोशंस पे कंट्रोल करना सीखे और किस तरह से इमोशंस पे कंट्रोल रख के वो एक हेल्दी एनवायरनमेंट अपने आसपास क्रिएट कर सकता है. ऑलराइट, सो आई होप I could make an approach to you all and आप लोगों को ये poem समझ आई होगी. You have understood this poem in a good way. All right. Whatever your thoughts are, kindly drop that in the comment box. All right. And we are going to meet in another session with a different chapter. Till then, keep watching the video. Keep learning with Winsome International School. Goodbye.